स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केसर फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इंटरमीडिएट का कोर्स लेके आया था फिजिक्स का, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैंने फिनिश करा दिया है। अब आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा था जिसका नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश QP के लिए व्यंजक। परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश QP के लिए व्यंजक क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि QP के लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आपके 95% मार्क्स आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ बस मेहनत करते जाइए और अपने आप को मोटिवेटेड करते जाइए। बस अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी है जिससे कि आप 95% प्लस मार्क्स गेन कर सकें फिजिक्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाता हूँ अब कि परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश QP के लिए व्यंजक हम कैसे निकालते हैं। हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई प्लेट लेते हैं दो, जिस पर प्लस के Q तथा माइनस के Q आवेश उपस्थित हैं और जिसका जो क्षेत्रफल है वो A है। क्या है? A है। तो मैंने आपको प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी बताया है और मैंने आपको प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसके लिए डेरिवेशन भी कराया था। यदि इन प्लेटों जो एक पर प्लस के Q आवेश है और इस पर माइनस के Q आवेश है, ये कोई दो प्लेट है, यदि इन पर आवेश है तो यदि इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/A। मैंने आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व बताया था, क्या होता था कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा इक्वल टू Q/A हो जाता है। क्या हो जाता है? Q/A। तो अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के कारण, मैंने आपको किसके कारण? प्लेट के कारण मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला या डेरिवेशन कराया था। यदि इस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, क्या E वेक्टर आरोपित है, जिसकी डायरेक्शन मैंने आपको सुबह बताई, वो लास्ट वीडियो में बताई थी, इधर होती है, जिसकी डायरेक्शन इधर होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम समीकरण 1 देते हैं और इसे समीकरण 2 देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करते हैं कि सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक समीकरण 1 व 2 से, डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करते हैं कि जो सिग्मा Q/A है उससे हम यहाँ लिख देते हैं। तो E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू लिख दीजिए Q/A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू Q/A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपका वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र था। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके जो अंदर जो परावैद्युत है, जो प्लस के Q आवेश
बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर मतलब प्लेटों पर जो प्लस के क्यू आवेश है, तो इस पर जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा है, तो इसके अंदर आवेश प्लस के क्यू की प्लेट की और माइनस के क्यू पी आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से माइनस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में की जो प्लेट है, उस माइनस क्यू, जिस प्लेट पर माइनस के क्यू आवेश है, उस तरफ यहाँ प्लस के क्यू पी आवेश जनरेट हो जाता है। इन आवेशों के कारण ही इसके परावैद्युत जो पदार्थ है अंदर, इन आवेशों के कारण जो परावैद्युत पदार्थ है, उनके अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ईपी से व्यक्त करते हैं। किसे? ईपी वेक्टर से। और जिसकी जो डायरेक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो इसके बाह्य वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर साइड हो जाएगी। ई वेक्टर के विपरीत इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि जो प्लस के क्यू आवेश है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, मतलब जो प्लेट ली गई थी, प्लेट पर जो प्लस के क्यू आवेश है, उसकी तरफ माइनस के क्यू पी आवेश जनरेट हो जाता है, और जो माइनस के क्यू आवेश की जो प्लेट है, उसकी तरफ प्लस के क्यू पी आवेश जनरेट हो जाता है। अर्थात AC की ओर AC पर माइनस के क्यू पी और BD पर प्लस के क्यू पी आवेश जनरेट हो जाता है, जिससे के कारण, इन आवेशों के कारण ही इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ईपी वेक्टर। जब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो जिसकी डायरेक्शन ई वेक्टर की बिल्कुल विपरीत होती है। अब यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ईपी वेक्टर हम फाइंड करेंगे। इसे हम समीकरण 3 देते हैं। तो क्या करते हैं, यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या हो, सिग्मा पी हो, और आवेश इन पर क्यू पी है, इनका जो परिणामी आवेश है वो क्या है, क्यू पी। तो अब क्या करते हैं, ईपी इक्वल टू, ईपी वेक्टर एक आप मॉड ऐसे लिख देते हैं, या ईपी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा पी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा पी इक्वल टू क्यू पी अपॉन ए। तो सिग्मा पी की वैल्यू क्यू पी अपॉन ए हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम इस जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ ईपी इक्वल टू सिग्मा पी की वैल्यू लिख दीजिए, तो क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसे समीकरण 4 दे देंगे, इसे क्या देते हैं, समीकरण 4 देते हैं। समीकरण 4। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, एक अच्छा डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। ये ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ये आएगा तो 2 या 3 मार्क्स का ही आएगा। तो इसे अच्छे से आपको क्लियर करना है, और प्रैक्टिस तो डेरिवेशनों की ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जिससे कि आप कोई भी टर्म है, जो पद है, वो छूट ना जाए, और अच्छे तरीके से आप उस डेरिवेशन को कर सकें, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। इसलिए आपको एक अच्छे तरीके से जिसको पढ़ना है, और प्रैक्टिस जो डेरिवेशन कराता हूँ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ईपी इक्वल टू निकल के आया है क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं कि इस पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो हम निकालते हैं। तो इस पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E, इसे हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र E नॉट लेते हैं। क्या लेते हैं, E नॉट लेते हैं।
तो अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे ई वेक्टर। ई वेक्टर होता है, अब यहाँ ये देखते हैं कि सबसे बड़ा है वो ई नॉट वेक्टर है, तो ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर, अर्थात ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ पर ई जो है ई वेक्टर का मान, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ई नॉट वेक्टर से कम ही होता है। यहाँ पर जो ई नॉट वेक्टर का मान होगा वो सबसे ज्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू ई नॉट माइनस के ई पी आ जाता है। अब इसमें हम समीकरण 3 व 4 से ई नॉट व ई पी की वैल्यू हम लिख देते हैं। क्या करते हैं, ई नॉट व ई पी की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस ई पी की वैल्यू है क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसे हम समीकरण 5 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, समीकरण 5। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और माइनस के क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाता है हमारा। तो आगे हम करते हैं कि इसके जो मध्य, ये जो वैद्युत क्षेत्र निकला है, जो परावैद्युत पदार्थ बना हुआ है इसमें, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो निकल के आया है। जब हम इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की जो प्लेट ली गई है, जिस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, जो प्लेटें ली गई हैं, यदि उसमें हम पूरे संपूर्ण प्लेटों के बीच संपूर्ण मतलब मध्य में यदि हम के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम भर दें, तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्या भर दें, संपूर्ण स्थान में के परावैद्युतांक का परावैद्युत भर दें, तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या निकल के आएगी, क्या निकल के आती है वो हम आपको बताते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ये जो निकला है, मतलब ये जो प्लेट है, इन पर जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा है, और इस पर यदि हम के परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम रखते हैं, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ये होती है निर्वात के लिए। यदि के परावैद्युतांक का माध्यम रख दें तो यहाँ के ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के ऐड हो जाएगा। अब हम ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो होता है Q अपॉन A के बराबर। सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे Q अपॉन A अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण 6 दे देते हैं। क्या देते हैं, समीकरण 6 देते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, QP, मतलब परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश QP के लिए हम व्यंजक निकाल रहे थे। तो यहाँ से हम QP के लिए व्यंजक करने के लिए ये प्रोसेस अपनाई गई है। इस तरीके से हम QP के लिए वैल्यू फाइंड करते जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 6 और 5, समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 व 6 से कंपेयर कर देंगे
क्या कर देंगे, कंपेयर, तुलना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस QP अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करने पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यहां से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाता है, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ से 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा Q माइनस के QP, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा Q अपॉन के इक्वल टू Q माइनस के QP। क्या बचेगा, Q माइनस के QP। अब हमें यहाँ QP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो QP को इधर ले आते हैं, इसे इधर ले जाते हैं। आपको इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, ये डेरिवेशन अच्छा डेरिवेशन है, ये शायद एग्जाम में आ सकता है। तो Q अपॉन के, अब इसे इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले आते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा QP इक्वल टू Q माइनस के Q अपॉन के, ये हो जाएगा। अब QP इक्वल टू, यहां से Q कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस के 1 अपॉन के, ये आ जाएगा। तो हमारे QP के लिए व्यंजक आप फाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यंजक फाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यंजक फाइंड हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा QP के लिए व्यंजक आ गया। यदि आपसे पूछा जाए सिग्मा P के लिए व्यंजक, तो बस यहाँ QP और QA की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या, QP इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा P इंटू ए, और Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा P इंटू ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, 1 माइनस 1 अपॉन के। यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा P इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, यहाँ से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सिग्मा P के लिए भी व्यंजक फाइंड हो जाता है। तो सिग्मा P और QP मतलब परावैद्युत के प्रश्नों पर प्रेरित आवेश QP के लिए व्यंजक और सिग्मा P के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ये सारी प्रोसेस हमने इस QP और सिग्मा P फाइंड करने के लिए की है। इस तरीके से हम सिग्मा P और QP की वैल्यू फाइंड करते हैं या एक डेरिवेशन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर क्या होता है। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं परावैद्युत सामर्थ्य तथा परावैद्युत भंजक विभवांतर क्या होता है।
परावैद्युत भंजक विभवांतर क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ जो होता है बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। जब इस पर परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र जनरेट किया जाता है तो वो परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। यदि परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान को, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र E नॉट वेक्टर है, यदि इसके मान को हम बढ़ाते जाएं तो इनका मध्य जो अणुओं का जो अणु है वे क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाती है। अब हम आपको आसान से तरीकों में से बताते हैं कि यदि इस परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है तो इसका जो परावैद्युत पदार्थ है वो ध्रुवित हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, उसका ध्रुवण हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, वो ध्रुवित हो जाता है। यदि इस पर जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र E नॉट जो वेक्टर लगा है, E नॉट जो लगा है, यदि इसके मान को हम बढ़ाते जाएं, क्या करते जाएं? इसके मान को यदि हम बढ़ाते जाएं तो उसके मध्य जो परावैद्युत पदार्थ के जो अणु हैं ये विकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं। मतलब धनावेश है, मतलब क्या होता है? संख्या में विकृत, अणु अधिक संख्या में विकृत हो जाते हैं। अर्थात ऋणावेश के केंद्र और धनावेश के जो केंद्र हैं, क्या है? ऋणावेश के केंद्र और धनावेश के केंद्र जो है तो इनके मध्य विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। इनके आपस में इनके जो केंद्र हैं अधिक विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधिक विस्थापित हो जाते हैं, मतलब दूर दूर भागने लगते हैं या अधिक विस्थापित हो जाते हैं यदि हम E नॉट वेक्टर के मान को बढ़ाते जाते हैं तो। अब क्या होता है? और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि इनका पारस्परिक विस्थापन इतना बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इनका पारस्परिक विस्थापन, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है इनके सामने कि इनका जो पारस्परिक विस्थापन उत्पन्न हुआ है इनके मध्य इतना बढ़ जाता है कि इस परावैद्युत पदार्थ के जो बाह्यतम को कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? बाह्यतम कक्षा, ये नाभिक मान के चलो, ये इसकी बाह्यतम कोश मान के चलो, तो इसके जो बाह्यतम कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है, परावैद्युत पदार्थ की जो बाह्यतम कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है वे अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन इनके सामने जनरेट हो जाती है कि इसका जो विस्थापन है अधिक हो जाता है और इनके जो अणु है, मतलब इनके परावैद्युत पदार्थ के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे टूटकर अलग हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है? ये एक चालक पदार्थ जो होते हैं, क्या होते हैं? जो चालक पदार्थ हो जाते हैं। और संधारित्र की प्लेटों की जो मध्य चालकीय पथ को निर्मित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं। जो चालक पदार्थ होते हैं, मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं और वह परावैद्युत चालक बन जाता है। क्या बन जाता है? और वो परावैद्युत होता है, वो चालक बन जाता है, जिसे हम परावैद्युत भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत भंजन कहते हैं। तो ये हमारा अभी परावैद्युत भंजन है। अभी परावैद्युत सामर्थ्य का भंजक विभवांतर नहीं आया है, इसकी डेफिनेशन अब स्टार्ट होती है। यहाँ इतना समझने के बाद इसकी डेफिनेशन आप स्टार्ट होती है। परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर की डेफिनेशन अब यहाँ से जनरेट होगी। तो परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान मतलब अधिकतम जो मान है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इस परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का अधिकतम मान है, परावैद्युत मान है, जिसको परावैद्युत के बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सके। परावैद्युत है जो परावैद्युत के बिना भंजन के यदि ये सहन कर सके उसको, तो उसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसकी एक अभिलाक्षणिक, किसी भी पदार्थ है उसकी एक अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है।
क्या होती है? सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब शक्ति, उसके अंदर कितनी सहन शक्ति है किसी भी बॉडी को सहन करने की। मतलब किसी भी टेम्परेचर वगैरह कहते हैं ना कि उसके टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना सहन कर टेम्परेचर को कितना सहन कर सकती है किसी की बॉडी, वो सामर्थ्य मतलब शक्ति कितनी है उसके अंदर, तो वो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? यदि हम बाह्य मतलब परावैद्युत पदार्थ में बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान में बिना परावैद्युत सामर्थ्य, बिना परावैद्युत के, परावैद्युत भंजन के, वो क्या करती है? भंजन के सहन कर सकता है। परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ की एक अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, जिसमें वायु की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है क्या होती है? 3 × 10⁶ होती है। वो उसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये परावैद्युत सामर्थ्य होती है किसके लिए? वायु के लिए। किसके लिए? वायु के लिए। अब आपका परावैद्युत सामर्थ्य हो गया। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? अब आता है आपका भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर क्या होता है? किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना, क्या भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, अधिकतम विभवांतर, लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को या अधिकतम विभवांतर को हम परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। क्या है? किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना इन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अधिकतम मान को, किसको? अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। तो आपका परावैद्युत सामर्थ्य हो गई, भंजक विभवांतर हो गई, क्यूपी तथा सिग्मा पी के लिए आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आज आपकी वीडियो में बस इतना ही कराते हैं। पहले आपकी वीडियो को देखते हैं कि कितना बड़ी हो गई। 27 मिनट की आपकी वीडियो पहुंच चुकी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए यदि आप लाना चाहते हैं फिजिक्स में, किसमें? फिजिक्स में कितनी परसेंटेज? 95% प्लस मार्क्स। तो इस चैनल से एक बार तैयारी जरूर करके देखें। आपको इतना अच्छा मटेरियल तो ट्यूशनों में भी नहीं दिया जाता जितना अच्छा मटेरियल मैं इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। देख लेना, आप जहाँ भी कहीं भी ट्यूशन ले रहे हो, जहाँ कहीं भी आप ट्यूशन ले रहे हो, उनकी नोट्स और मैं जो आपको इस पर पढ़ा रहा हूँ और मैं जो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, उन नोट्सों को आप मेल करा के देखना, मिलाना कि किसके नोट्स बेटर हैं। एक अच्छे तरीके से अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो एक सफिशिएंट नोट्स माने जाते हैं मेरे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नोट्स हैं। वहाँ से 99% मार्क्स राजस्थान बोर्ड में बच्चे लेके आए हैं। और यदि आप भी अच्छी मेहनत करोगे तो आपके 95% प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे। 99% मार्क्स यूपी बोर्ड में आ सकते हैं यदि आप क्लियरली से कॉपी राइट है जो कॉपी भी लिखोगे आप एक अच्छे तरीके से लिखें, हैंड राइटिंग भी एक अच्छे तरीके से लिखें, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका जो क्लियरली से आपका जो मेरे नोट्स दिए हैं उनमें से क्लियरली ऐसा ही अगर आप लिख के आते हो सही तरीके से तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, 99% मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसी कॉपी आपको लिख के आनी है कि वहाँ पर एग्जामिनर को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी नंबर काटने के चांसेस न दिए जाएं, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं।
आपको पता है कि यूपी बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो लेके चलो हिंदी मीडियम से, तो आप देखोगे तो मैं उस के हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप कि अच्छे मार्क्स ना लेके आ पाएँ तो पता नहीं। लेकिन यदि आप इस YouTube चैनल से पढ़ोगे तो श्योरली 100% आप 95% प्लस प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। इसलिए इस YouTube चैनल से आप तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से और अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कीजिए। यदि आप मान के चलो मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, यदि आप फिजिक्स में 95 मार्क्स मान के चलो, मैथ में भी 95 प्लस मान के चलो और केमिस्ट्री में 90 मान के चलो 90 प्लस, तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनने वाली है। मैंने जो आपके लिए एक स्टडी प्लान बताया था कि किस तरीके से आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। यदि आप मैथ की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस जो मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की थी कि फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उस वीडियो को जरूर देखें। उसके अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करते हो और इस YouTube चैनल से आप फिजिक्स की तैयारी करते हो तो अच्छे मार्क्स, आप अच्छे परसेंटेज 12th क्लास में लेके आ सकते हो। हिंदी मीडियम में YouTube चैनल पर आपको कहीं भी पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं है, अच्छे तरीके से आपको नोट्स नहीं दिए जा रहे हैं किसी भी YouTube चैनल से। इस YouTube चैनल को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं। इस YouTube चैनल पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपके न्यूमेरिकल्स भी कराए जा रहे हैं जो NCERT कोर्स में हैं। यदि आपका कोर्स एग्जाम से 1 महीने पहले फिनिश होता है तो मैं एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, और जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज रखूंगा, वो टेस्ट सीरीज भी 1 महीने में करा दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो देखने के लिए आपके लिए थैंक यू।